इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स। पेपर जो आपका 5 यूनिट्स में डिवाइड है। पहली 2 यूनिट्स इंटरप्रिटेशन से संबंधित हैं। तीसरी यूनिट में वोकैबुलरी यानी शब्द ज्ञान आपका पूछा जाएगा, विधि के शब्द, व्याख्या और शब्द युगम जिसको कहा जाएगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है इसमें। 4th यूनिट में लैटिन मैक्सिम्स, लैटिन भाषा की जो उक्तियां हैं उनके सेंटेंस, उनके मीनिंग्स, उनको सेंटेंस में यूज़ करना, और संदर्भ या प्रीसाइज राइटिंग भी छोटा छोटा आपसे लिखवाया जा सकता है वर्जिंग के हिसाब से। और 5वीं यूनिट में आएगा लीगल ड्राफ्टिंग, लेटर्स, एप्लीकेशंस, जो भी लीगल यूज़ वाली छोटी छोटी चीज़ों से संबंधित। आइए बात करते हैं इंटरप्रिटेशन। डियर्स, इसका पेपर का एक मकसद यही है कि आपको विधि के ज्ञान के बारे में जागरूक करवाया जाए। तो मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, स्टेट्यूट्स कहते हैं विधियों को, संविधियों को, एक्ट्स को। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, यही हमें जानना है। थोड़ा सा हिस्ट्री में चले। आपको ये पता होना चाहिए कि ईयर्स 1066 सन 1066 में रोमन लोगों ने, रोमन जो यूरोप के इधर वाले हिस्से में थे, उन लोगों ने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया। विलियम द कॉन्कर वहाँ का राजा बना और लगभग 50-60 वर्ष तक रोमन इंग्लैंड पर राज करते रहे। उसके बाद वापस इधर उधर होता रहा और जो रोमन्स लोग थे वहाँ फैल गए, वो उस हिस्से में तब तक भी रहे और आज भी रहे। और इसलिए रोमन के आसपास के देशों में, रोम के देशों के पास भाषा बोली जाती थी लैटिन। और लैटिन वर्ड्स तो इंग्लैंड में चले गए, इंग्लैंड से होते हुए हम तक आए। अंग्रेज़ हमारे देश में आए, यहाँ भी 200-300 साल रहे। और रोमन लोगों की और रोमन देश की, रोमन के आसपास के फ्रांस, रोमन, इटली, स्पेन, वहाँ लैटिन भाषा बोली। तो उन लोगों का विधि विज्ञान के फैलाने में बहुत बड़ा योगदान था और उनकी भाषा लैटिन थी। इसीलिए जितने भी विधिक ग्रंथ, विधिक भाषाएं, विधिक लैंग्वेज ज़्यादातर रोमन में होती है और उन दो लोगों की भाषा को लैटिन भाषा कहते हैं। इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है, उस ज्ञान को हमारे लिए जानना ज़रूरी है। इसीलिए ये आपके पेपर में शामिल किया गया है। अब आता है मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का सिंपल मीनिंग होता है किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन करना, व्याख्या करना। तो आपको व्याख्या करनी है, इसलिए ये हमें सिखाया जाता है कि जब कोई कोर्ट का जज, न्यायाधीश किसी मामले में फैसला देता है, 2 पक्षकार वहाँ अपनी बात कहते हैं और जज को जो बात पे फैसला देना है वो उस विधि के अनुसार ही देगा जो विधि उसके सामने लाई गई है। तो विधि में जो लिखा गया है उस विधि को पहले जज को, मजिस्ट्रेट को समझना होगा और समझ के हिसाब से फिर उसके मुताबिक उसको फैसला देना होता है। और फैसला देने के लिए जो समझना है उसी को इंटरप्रिटेशन कहेगा। यानी वो पहले खुद उस चीज़ को अच्छी तरह से समझेगा, वर्ड टू वर्ड, हर चीज़ का एक मीनिंग निकालेगा, समझेगा। एक वकील कहेगा कि मेरे पक्ष में इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए, व्याख्या कीजिए, दूसरा कहेगा मेरे पक्ष में की जाए। लेकिन जज या मजिस्ट्रेट का ये कर्तव्य होगा, न्यायाधीश का, कि वो उस चीज़ को सही समझे और उसके अनुसार फैसला करे। इसीलिए इसको कहा जाता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन भी एक्सप्लेनेशन, डिटेल, हर विधि के हर शब्द की पूरा मतलब क्या है वही व्याख्या, इसी को इंटरप्रिटेशन या व्याख्या करना कहा जाता है। दूसरा टॉपिक है इट्स डिस्टिंक्शन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। मोटे तौर पे कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन एक ही चीज़ है। इंटरप्रिटेशन को व्याख्या या निर्वचन भी कहा जाता है, कंस्ट्रक्शन को अर्थान्वयन कहा जाता है। इंटरप्रिटेशन का मीनिंग है कि बाहर से देखो, मीनिंग जो शब्दों से आपको लगता है ग्रामेटिकली जब प्लेन मीनिंग, वही उसका अर्थ दे दिया जाना चाहिए, वही शब्दों का अर्थ होना चाहिए। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन मीन्स जिस तरह से किसी चीज़ का निर्माण होता है, तो जैसे कोई चीज़ बनती है तो निर्माण
कि उसके अंदर जाके आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि उसको अंदर की तरफ से भी देखा जाए, अंदरूनी उसका अर्थ देखा जाए, उसको कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। बस इतना ही फ़र्क है, दोनों ही एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ताज़ी बात है, जया बच्चन ने कहा कि कंगना जिस खाली थाली में खा रही है उसमें छेद करती। सिंपल लिटरली मीनिंग इसका इंटरप्रिटेशन है, लेकिन कंगना ने जो उसके अर्थ बना बना के दिए उसको आप कंस्ट्रक्शन के मीनिंग में समझ सकते हैं कि उसने उन मतलों का, उन शब्दों का क्या क्या मतलब निकाला। उसको कंस्ट्रक्शन आपके रूप में, एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, ज़्यादा उस पर गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के प्रकार, मोटे तौर पे इसका प्रकार है ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। ग्रामेटिक मीन व्याकरण के रूप में, ग्रामेटिक जैसा आपको शब्द लिखे हुए दिखते हैं वैसे ही किसी जज और न्यायाधीश को उसकी व्याख्या करनी है। सिंपल जो किस तरह से होता है उसी तरह से उसको व्याख्या कर देनी है। लॉजिकल मीन होता है तार्किक मीन, कि उसका तर्क दे के निकालना, अंदरूनी तर्क या शब्दों का तर्क दे के कब किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, ये चीज़ देखनी है। यही दोनों में फ़र्क है, ग्रामेटिकल उसका इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल यानी तार्किक आधार पर। कुछ चीज़ों को तर्क के आधार पर समझाना जरूरी होता है और कुछ चीज़ों को केवल व्याकरणीय रूप में उसका जैसा दिखता है वैसे का वैसा ही निकल जाता है, वही अर्थ उसका है। अब आता है इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन कहते हैं विधायिका को। विधायिका मीन्स हमारी संसद या राज्यों में विधानसभा। अब कोई कानून कब आता है, क्यों आता है, लेजिस्लेशन उसको लाती है, तो लेजिस्लेशन को, उस कानून को लाने के पीछे उसका कुछ एम होता है, कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ज़रूरतें होती हैं। वो क्यों लाई? जब कोई न्यायाधीश के सामने किसी कानून की बात आती है और न्यायाधीश को उस कानून के बारे में देखना है और कहीं उसमें कुछ ऐसी बात आए कि उसकी व्याख्या करने की ज़रूरत पड़े, अक्सर पड़ती है, तो तब ये भी देखा जा सकेगा कि जब कानून आया था तो उस लेजिस्लेशन का क्या इंटेंशन रहा था, लेजिस्लेशन उस कानून को क्यों लाई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हमारे देश में 3 कृषि बिल जो हैं, या कृषि जो पुराने कृषि कानून हैं उनमें चेंज हो रहा है या नए आ रहे हैं, तो लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं और उसको पास भी कर रहे हैं। कल को यदि यही बात कोर्ट के सामने जाएगी तो कोर्ट को उस चीज़ में से कोई चीज़ की व्याख्या करनी हो, किसी बिंदु पे कोई बात आएगी तो वो कई चीज़ें देखेगा, तब ये भी देख लेगा कि उस बिंदु, उन अधिनियमों को लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी, सरकार की सोच क्या थी, सरकार क्यों लाना चाहती थी। जैसे कि आज सरकार कह रही है कि वो किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें सरकार कह रही है, लेकिन देखना होगा जो कानून में लिखा है उस चीज़ की व्याख्या कोई कोर्ट ही करेगा। यही चीज़ यहाँ लागू होती है कि किसी कानून का इंटरप्रेट करते वक्त, उसकी व्याख्या करते वक्त सारी चीज़ें देखनी है, जिसमें से ये भी देखना है कि कानून लाते वक्त सरकार की, सरकार नहीं, लेजिस्लेशन, संसद जिसने बनाया है, सरकार अलग चीज़ है, संसद या विधायिका दोनों में ही जिसने बनाया उसको विधायिका कहेंगे, और उसकी क्या सोच थी, उसका क्या आशय था, ये इस बिंदु से पढ़ना है आपको। फिर आता है कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। कार्डिनल का मतलब होता है चीफ, मुख्य, प्रधान। हालांकि चर्च के हेड को, हेड पादरी को भी कार्डिनल कहा जाता है। तो यहाँ कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ व्याख्या के 3 प्रधान नियम, ये 3 प्रधान नियम दिए गए हैं। ये हैं प्लेन मीनिंग रूल, गोल्डन रूल एंड मिसचीफ रूल। तो 3 मेन नियम हैं। प्लेन मीनिंग, प्लेन मीनिंग को ग्रामेटिकल मीनिंग रूल भी कहा जाता है। ग्रामेटिकल का मतलब या प्लेन का है कि उसमें जज अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएगा। यदि विधि की कोई सेक्शन, कोई धारा कानून में बिल्कुल क्लियर शब्द दिए गए हैं तो केवल उन्हीं शब्दों को देखते हुए उसका उचित अर्थ लगाते हुए व्याख्या करेगा और तदनुसार जो अपना फैसला है वो सुनाएगा, उसमें उसको कोई चेंज नहीं करना है। इसको कहा जाता है प्लेन मीनिंग रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। दूसरा है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। गोल्डन रूल में भी प्लेन मीनिंग के रूल्स ही लागू होते हैं। वहाँ भी जज के पास कोई ऐसी सोच नहीं होती कि उसमें वो
कोई उसको अपना अर्थ अपनी तरफ से उस मामले को, उस शब्दों को, उस व्याख्या को कोई अर्थ नहीं देगा। लेकिन यहाँ उसको ये एक छूट रहती है कि यदि उसको लगता है कि इस कानून, इस विधि में कुछ शब्द या तो गलत हैं या नहीं होना चाहिए, तब उस शब्द को हटाने की उसको उसी वक्त छूट मिलती है। ये होता आमतौर पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन तब ये वो न्यायालय इतनी उसमें चेंज कर सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है गोल्डन रूल, स्वर्णिम व्याख्या का नियम। यही इसमें और प्लेन मीनिंग में फ़र्क है, दूसरा इस दोनों में कोई फ़र्क नहीं। तीसरा आता है मिसचीफ रूल। मिसचीफ को कहा जाता है रिष्टी या बुराई या शरारत वाला रूल। इसका मतलब है कि जब न्यायालय के सामने कोई व्याख्या करे और न्यायालय के सामने उस व्याख्या से, कानून, विधि की, संविधि की व्याख्या से दो बातें निकलती हों, एक जो अच्छाई को बढ़ावा देती हो, एक जो बुराई को बढ़ावा देती हो, तो न्यायालय बुराई को बढ़ावा देने वाली बात की व्याख्या न करके उसको दबाएगा, और जो अच्छाई को बढ़ावा दे रहने वाला उसकी व्याख्या है उसको मान्यता देने की कोशिश करेगा। मिसचीफ रूल को हेडन का रूल भी कहा जाता है। हो सकता है वहाँ सिर्फ हेडन का रूल पूछ लिया जाए। इसके पीछे छोटी सी स्टोरी है। सन 1584 में यूरोप के किसी देश में कोई एक संस्था थी। उस संस्था ने अपनी ज़मीन एक व्यक्ति को जीवन भर के लिए उस ज़मीन का कुछ हिस्सा लीज पर दे दिया और उसको उसकी लाइफ टाइम के लिए दे दिया। उसके कुछ समय बाद, लगभग 7-8 महीने बाद, हेडन नाम के एक व्यक्ति को भी उस ज़मीन में से कुछ ज़मीन लीज पर 80 सालों के लिए दे दी गई। लेकिन उसके तुरंत बाद 2-4 महीने बाद ही वहाँ की सरकार ने उस पूरी ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लिया कानून बनाकर। लेकिन उस कानून में एक ये धारा जोड़ी गई कि जिन लोगों को 1 वर्ष पहले, कानून लागू होने के 1 वर्ष पहले तक ज़मीन मिल चुकी थी वो अपनी ज़मीन रख सकते हैं। जिनको 1 वर्ष के बाद में ज़मीन किसी तरह से मिली, उनकी ज़मीन सारी की सारी सरकार के कब्ज़े में आ जाएगी। तो हेडन महोदय कोर्ट पहुँचे, तो तब एक्सचेकर की कोर्ट थी, तो उन्होंने उसको कहा कि जो एक्ट कहता है 1 वर्ष पहले, तो एक्ट ने क्लियर 1 वर्ष पहले की बात कर दी और आपको 1 वर्ष बाद में मिली है। यदि आपके फेवर में फैसला देते हैं तो इसका मतलब हम विधि को कमज़ोर करेंगे, विधि का वो हिस्सा जो बुराई को उठाता है उसको हम ताकत देंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तब से ये रूल लागू हुआ, मिसचीफ रूल, और या फिर इसको हेडन रूल भी कहा जाता है, यानी अच्छाई को बढ़ाने वाला, बुराई को दबाने वाला। दो बातों में यदि मतलब निकलता हो तब इसका नाम है मिसचीफ रूल। तो इस तरह से 3 रूल हुए, प्लेन मीनिंग या ग्रामेटिकल रूल या सिंपल रूल, और गोल्डन रूल जिसको स्वर्णिम रूल कहा जाता है, और मिसचीफ रूल या हेडन का रूल। अब आती है बात एड्स टू इंटरप्रिटेशन। यहाँ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इंटरप्रिटेशन का मतलब तब ज़रूरत पड़ती है जब कोई न्यायाधीश, कोई जज अपने सामने, उसके सामने आए हुए किसी मामले में उसको ज़रूरत पड़े और तब उसके सामने जो विधि आए उस विधि की उसको व्याख्या करनी है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, तब वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देता है कि विधायिका का आशय क्या था, दूसरे रूल कैसे लागू होते हैं, प्रिंसिपल रूल्स कैसे लागू होते हैं, और तब उस विधि, खुद विधि के अंदर दी हुई चीज़ों को भी वो देखेगा। तो विधि की व्याख्या करने में या कानून की या स्टैट्यूट की व्याख्या करने में जो चीज़ें साथ देती हैं, उसके बाद ये 2 हिस्सों में बांटी गई हैं जिसको कहते हैं एड्स टू। एड्स मीन सहायक, टूल्स टू इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करने के सहायक चीज़ें। ये 2 हैं, इसको देखें आप, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। तो इंटरनल वो होती है जो उस एक्ट के अंदर ही दी होती है, जो उस एक्ट के में ही शामिल होती है, और एक्सटर्नल वो होगी जो बाहर से किसी कानून की व्याख्या करने में इस्तेमाल की जा सकती है। तो इंटरनल कौन सी होगी, यहाँ देखिए, इंटरनल में है लॉन्ग टाइटल, लंबा शीर्षक, प्रीएम्बल, प्रस्तावना, हेडिंग्स जो सेक्शंस की हेडिंग होगी या एक्ट की हेडिंग्स होगी, मार्जिनल नोट्स, मार्जिन कहते हैं एक पेज के जो लेफ़्ट साइड में जहाँ आप लंबी लाइनें लगाते हैं उसके साइड वाले, इसको मार्जिन कहा जाता है। तो कई
एक्ट्स की कुछ धाराओं में कभी कभी मार्जिन नोट दिया होता है, वो उसको अलग से व्याख्या करनी, उसको मार्जिनल नोट्स कहा जाएगा। फिर आता है नॉन ऑब्स्टेंट नोट विद स्टैंडिंग। नॉन ऑब्स्टेंट का मतलब नोट विद स्टैंडिंग, ये पुरानी डिक्शनरी का रूल है। फिर आता है क्लाज, खंड, पंक्चुएशन जो कॉमा या वगैरह लगाने के नियम हैं, और प्रोविजो होता है परंतुक। परंतु का मतलब एक्सेप्शन भी हो सकता है। आइए एक एक को देखें। जब भी कोई कानून आता है तो उसका एक नाम होता है, जैसे लॉन्ग टाइटल हो सकता है, शॉर्ट टाइटल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल आपने पढ़ा सीपीसी, तो उसका एक शॉर्ट टाइटल है सिविल प्रक्रिया संहिता, तो लॉन्ग टाइटल उसका पीछे दिया होता है। कभी कभी सबका नहीं होता, उसमें तो उद्देश्य है कि सिविल विधियों, सिविल न्यायालयों के प्रशासन के लिए पुरानी विधियों को कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए। कुछ विधियों का लंबा शीर्ष होता है, जैसे पॉक्सो है, पॉक्सो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये इसका लॉन्ग टाइटल है। तो कभी कभी किसी विधि का लॉन्ग टाइटल होता है, कभी शॉर्ट होता है। शॉर्ट होता है तो सिर्फ उसका नाम बताएगा, लॉन्ग टाइटल में उसकी पूरी की पूरी बात ही समझ आती है कि ये विधि क्यों लाई गई। जैसे आज आए हैं कृषि सुधार बिल, तो उसके लंबे लंबे नाम है, आप आज पेपर में आप देखें तो उन सब के लंबे लंबे नाम है, और उन नामों में ही उसके लाने का कारण छिपा है। 3 जो कृषि अधिनियम आज पास हो गए हैं, तो उन तीनों का नाम है, तो लॉन्ग टाइटल है। उसी लॉन्ग टाइटल से समझ आ जाती है कि ये कानून क्यों बनाया गया, तो ये व्याख्या का नियम है। फिर आती है प्रिएम्बल, प्रस्तावना। लगभग हर कानून में प्रस्तावना दी गई होती है कि इस कानून को क्यों लाया जाता है। जैसे सबसे बड़ी और लंबी प्रस्तावना हमारे संविधान की है, तो उस संविधान में हम भारत के लोग जब शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उससे ही पता चल जाता है कि वो शक्ति जनता में है, क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, उसमें रिफॉर्म्स या अमेंडमेंट किए गए। तो ये होता है प्रस्तावना। फिर होता है हेडिंग्स। तो हेडिंग्स एक्ट की हेडिंग्स है, और जब एक्ट्स को अंदर सेक्शंस में या आर्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है, टुकड़ों में, सेक्शन मीन टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, तो हर एक्शन सेक्शन या हेडिंग का एक मीनिंग दिया होता है। तो उससे ही पता चल जाता है कि जैसे चोरी और उसके आगे उसकी डेफिनेशन, तो चोरी क्या है और चोरी कैसे होगी। रॉयट है, हत्या है, कुछ भी है, तो उसमें इसका मतलब है कि हर सेक्शन दूसरी से डिफाइन करती है, उसकी हेडिंग से ही पता चल जाता है कि इसका क्या मतलब है। फिर आता है मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स वही हैं जो किसी पूरे, सामान्य तौर पे उसके एक लेफ़्ट साइड में अलग से नोट दिया जाता है, कभी कभी वो विधियों में लगा रहता है, वो बताता है अलग से उसको कि ये पूरे का पूरा चैप्टर या ये टॉपिक किस बिंदु पर दिया गया, उसको मार्जिनल नोट्स कहा जाता है। फिर आता है नॉन ऑब्स्टेंट क्लाज। ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लाज, ये एक साथ ही पढ़ना आपको। नॉन ऑब्स्टेंट क्लाज है, इन्होंने अलग लिख रखा है। ये लगभग हर एक्ट के बीच में आता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, यानी इसका मतलब है किसी बात के होते हुए भी। कभी कभी ये होता है, लगभग हर विधि में ये एक एक्सेप्शन के तौर पे दिया जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह से एक रिबेट, एक छूट दी होती है कि किसी बात के होते हुए भी ये किया जा सकेगा। उसका मतलब है नॉन ऑब्स्टेंट क्लाज। इसको आप एक साथ पढ़ें, नॉन ऑब्स्टेंट क्लाज। नॉट विद स्टैंडिंग इसका मीन्स है किसी बात के होते हुए है। फिर आता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशंस मीन कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, जितने भी निशान हैं उन निशानों का उनका मतलब होता है। यदि कॉमा इधर उधर लग गया या हल्का सा भी चेंजिंग आ जाए तो उसका मीनिंग का मतलब अलग हो जाता है। तो ये भी विधियों में उन्होंने परंतु के आगे लगा है, दूसरी जगह लगा है, तो हर चीज़ का एक मीनिंग होता है और वो इंटरप्रिटेशन करने के काम आता है। फिर आता है प्रोविज़ो। प्रोविज़ो का मतलब अपवाद की, एक्सेप्शन की तरह इस्तेमाल किया जाता है नीचे कि ये हो सकेगा, परंतु हर सेक्शन में लगभग निचली तरफ एक्सप्लेनेशन या प्रोविज़ो या उसका अपवाद दिया होता है कि ऐसा होगा प्रोविज़ो, परंतु यदि नहीं हो तो ऐसा नहीं हो सकता, एक्सेप्शन के तौर पे दिया होता है। तो वो भी उसका एक इंटरप्रिटेशन का हिस्सा है कि इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है।
फिर आता है एक्सटर्नल। पहला है कि एक्ट के अंदर ही उस स्टेट्यूट, विधि, संविधि जो भी होगा, लॉ होगा, उसके अंदर ही दिया होगा, उसको इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन कहा जाएगा। और जो बाहरी व्याख्या के किए जाएंगे उसको एक्सटर्नल कहा जाएगा। एक्सटर्नल टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं? पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। पहला पार्लियामेंट्री हिस्ट्री मीन जब कोई एक्ट पास होगा या लाया जाएगा, उस वक्त पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ, किन किन सदस्यों ने क्या क्या कहा, क्या क्या बातें हुई और उनके सुझाव क्या थे, वो सारी चीज़ें पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में, और ये संसद में रिकॉर्ड होता है। इसको कभी भी निकाला जा सकता है। वहाँ जो बैठे रहते हैं लोकसभा अध्यक्ष या दूसरे, वो यदि कोई ऐसी बात उनको अच्छी ना लगे तो उसको रिकॉर्ड से निकाला जाता है। अदरवाइज वहाँ सारी चीज़ें रिकॉर्ड रहती है, और उन चीज़ों को भी यदि कभी व्याख्या की ज़रूरत पड़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कहीं, तो उनको निकाला जा सकता है। जैसे आज कृषि बिल या दूसरे बिल पेश हो रहे हैं, तो वहाँ किन सदस्यों ने क्या कहा और क्या किसी ने लिख कर दिया, वो सारा कुछ वहाँ रिकॉर्ड है। बाद में कभी उसको ज़रूरत पड़े तो निकाला जा सकता है। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री उसको कहा जाएगा। हमारा जब संविधान बना था तो तब पार्लियामेंट की जगह वहाँ संविधान सभा थी। तो उन लोगों ने, कहते हैं कि इतना कुछ बहस में किया कि कई ट्रक तक वहाँ कागज़ उस वक्त बन गए थे, और वो सालों तक बचा रहा, शायद आज भी पड़ा हो, पता नहीं। तो वो होता है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री या उसका इतिहास। फिर आता है लेजिस्लेटिव डिबेट। लेजिस्लेटिव भी संसदीय बहस। जो वहाँ आप देखते हैं राज्यसभा, लोकसभा या हमारी विधानसभाओं में जो संसद सदस्य है या विधानसभा सदस्य है, जब किसी मुद्दे पर बहस करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड में रहता है, और उसको भी ज़रूरत पड़ने पर निकाला जा सकता है या सुना जा सकता है, और उस बहस के हिस्से को समझा जा सकता है किसी अधिनियम को समझने के लिए, उसकी व्याख्या करने या व्याख्या को समझने के लिए, इसलिए उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव डिबेट। तीसरा आता है रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशन। जब कोई कानून बनता है तो उससे कानून बनने के पीछे जब सरकार ये सोचती है कि इस तरह का कानून लाया जाए, तो एक उसका फॉर्मूला, एक रिजोल्यूशन तैयार होता है। फिर कुछ सदस्य उनमें से चुन लिए जाते हैं, उनको समय दिया जाता है कि आपके सामने ये सुझाव हैं और आप इस पे अपनी रिपोर्ट पेश करें। कुछ माननीय सदस्यों को वहाँ तो वहाँ कई तरह की कमेटियाँ बनती हैं। फिर वो कमेटियाँ उस बिंदु पर, उस टॉपिक पर पूरे देश से या कहीं से भी अपन लोगों से विचार मांगती हैं, लोगों बाज़ार में या वहाँ क्या हो रहा है उस सारी की चीज़ें इकट्ठी करती हैं और एक रिपोर्ट बनाती हैं। उस रिपोर्ट को कहा जाए रिपोर्ट ऑफ कमेटी, और वो भी बाद में जब एक्ट बनता है उस कमेटी में से अच्छी चीज़ें चुनी जाती हैं। जिस तरह से आप लोग पेपर की तैयारी के वक्त नोट्स बनाते हो, तो एग्ज़ाम में क्या क्या होना है, कुछ ना कुछ कहीं याद रहता है, कहीं शामिल किया जाता है, सेम हिस्सा वहाँ होता है रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशन। अब कमेटी जो है उसको थोड़ी सी कम पावर होती है, ये देखना है। दूसरा होता है कमीशन। कमीशन एक उच्च पावर की एक या दो व्यक्तियों का एक ग्रुप रहता है। जैसे आप देखें जितने भी कानून बनते हैं, सामान्य तौर पे जो कानून बनते हैं, जो कानूनों में संशोधन होता है, वो विधि कमीशन या लॉ कमीशन की रिपोर्ट पे तैयार होते हैं। लॉ कमीशन के सदस्य, वैसे हमारे लॉ कमीशन परमानेंट है, वो चलता रहता है 3-4 साल तक, एक जज या रिटायर जज, और उनको कहा जाता है कि इन कानूनों पर अपनी राय दीजिए। वो तो पुरानों पे बताते हैं, नयों पे भी बताते हैं। तो वो जो कमीशंस होते हैं, कमीशन को दे दिया जाता है कि आप जाए। कमीशन लोगों से, कमीशन और कमेटी में इतना फ़र्क है कि कमीशन के पास अधिक पावर होती है और वो लोगों से ज़्यादा सुझाव मांग सकता है, कुछ चीज़ें मंगा सकता है, और उन चीज़ों को जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसको कमेटी की रिपोर्ट से ज़्यादा वेटेज मिलता है, और उस कमीशन के सुझावों को, कमेटी के सुझावों को फिर बनने वाले कानून में शामिल किया जाता है, और इसलिए इसका महत्व है रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी। और जब कभी ये देखना हो कि किसी कानून की व्याख्या कैसे करनी है कानून न्यायालय ने, तो वो उन रिपोर्टों को भी देख सकता है। ये रिपोर्ट्स भी उसका हिस्सा रहती हैं। संसदीय समितियों में जब कानून बनता है वहाँ विधानसभा या राज्यसभा में, तो वहाँ के रिकॉर्ड का, लाइब्रेरी का ये हिस्सा होती है, और इनको देखा जा सकता है और व्याख्या के वक्त इसको समझा जा सकता है। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस।
तो जब कानून बनते हैं, कानून बनने के पहले वहाँ कई चीज़ें लिखकर पेश की जाती हैं, स्टेटमेंट्स जिनको कथन्स कहा जाता है कि ये क्यों बन रहा है, ऑब्जेक्ट्स इसके उद्देश्य क्या होंगे और कारण इसके परिणाम क्या निकलेंगे। जैसे कृषि सुधार बिल आज सरकार ला रही है, तो इस पर उन्होंने पहले रिपोर्ट दी होगी कि हम ये सुधार बिल लाएंगे या कृषि क्षेत्र के इन अधिनियमों में हम सुधार करेंगे, तो हमारे उद्देश्य क्या रहेंगे, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा। एक्ट से पहले वहाँ उन्होंने कई कारण गिनाए होंगे, वो भी उन चीज़ों का हिस्सा होंगे, और जब कभी व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ेगी न्यायालयों को तो वो भी देखा जा सकता है। उसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, उद्देश्यों और कारणों के कथन या कथनों की रिपोर्ट। फिर होता है हिस्टोरिकल फैक्ट। किसी भी कानून के बनाने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, एक लंबा चौड़ा इतिहास होता है, ज़रूरत होती है बदलते समाज की, बदलते वक्त की, बदलती आवश्यकताओं की। उन सब चीज़ों को जोड़कर ये देखा जाता है, तो ये पता चलता है कि जैसे भारतीय दंड संहिता क्यों आई, क्योंकि उससे पहले मुस्लिम विधि थी, और मुस्लिम जो ला विधियाँ थी वो स्पष्ट नहीं थी, कठोर थी। तो इसलिए लॉर्ड मैकाले के वक्त एक विधि कमीशन बना, जो पहला विधि कमीशन बना, और उसकी रिपोर्ट बनी, और फिर वो रिपोर्ट करते करते कई संशोधनों के बाद, बहुत सारे संशोधन, लॉर्ड मैकाले तो 1929 में बने थे, और वो 35 के बाद तो निकल भी लिए। लेकिन ये जो आईपीसी आई थी 1861 में, लेकिन वो रिपोर्ट्स चलती रही, बहुत सारे आए, बहुत सारी और आईपीसी जो पेश हुई, लेकिन वो सारी पास नहीं हो पाई, और अंतिम जो हमें आईपीसी मिली वो इतनी अच्छी थी, या इतने उसमें सब कुछ शामिल था कि वो आज तक चल रही है। तो उसका, इसको कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स या कारण हैं। एंड सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, जो आसपास की परिस्थितियाँ या वातावरण क्या है, इसको भी आप आईपीसी के संदर्भ में समझ सकते हैं कि जब आईपीसी के लाने के बारे में सोचा गया 1829 से 1835 के बीच में, तो क्यों सोचा गया, क्या कारण थे। तब ये था कि लगभग पूरे भारत में एक पूरी तरह की कोई विधि नहीं थी। जो आईपीसी या दंड विधियाँ थी वो लगभग मुगलकालीन या मुगलों के समय की थी, क्योंकि अंग्रेज़ों से पहले मुगलों का शासन ज़्यादा रहा था। तो इसलिए वो विधियाँ ना तो एक रूप थी, ना सही थी, लगती थी उनको बदलते वक्त के साथ, इसलिए उसको कहा गया। तो आज जो भी चीज़ आती है उसका एक वातावरण, उसका चारों का हिस्सा, व्यक्तिगत इतिहास या उस वक्त के समाज की चीज़ें देखी जाती हैं, और उनको कहा जाता है सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। इसलिए से सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस का भी इसमें हिस्सा रहता है, और उसकी भी व्याख्या के वक्त उसको देखना होता है। और तीसरा लास्ट आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी है शब्दकोश। न्यायालय के सामने जब किसी अधिनियम की व्याख्या की बात आती है तो कुछ शब्द अड़ जाते हैं या कैसे भी हैं, हर चीज़ को देखने के बाद, हर चीज़ में, तो न्यायालय डिक्शनरी शब्दकोश भी देख सकता है, चाहे वो शब्दकोश इंग्लिश का हो, इंग्लिश के हैं जैसे सामान्य है, वेबस्टर का है, ऑक्सफोर्ड का है, और भी 2-3 हम नाम नहीं याद आ रहा। तो इस तरह से हिंदी के शब्दकोश, संस्कृत के शब्दकोश, तो इन सारे ही शब्दकोश का भी मतलब इसमें ढूंढा जाता है। उस समय क्या मतलब था, आज क्या मतलब है। यदि हम आईपीसी में देखें तो तब उनका क्या मतलब होगा, आज क्या होगा। यदि हमें आईपीसी में किसी ऐसे शब्द की व्याख्या जज को करनी या हमें भी करनी होगी, क्योंकि एक तरफ हम ही तो होते हैं अदालत में, तो हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या मतलब था, कहाँ से उसका मतलब निकाला जाए। तो उसका मतलब या व्याख्या ढूंढने के लिए हमें इन सारे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है और किया जा सकता है, जिसमें ये शामिल हैं सारी चीज़ें। काइंड्स ऑफ इंटरप्रेशन हैं, ग्रामेटिकल, लॉजिकल, इंटेंशन, कार्डिनल प्रिंसिपल्स भी आएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल टूल्स भी आएंगे, डिक्शनरी भी आएंगी, प्राचीन इतिहास भी आप ढूंढ सकते हैं। तो यही कारण है कि इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, उस विधि को लागू करने, उस विधि का सही मतलब निकालने, और लोगों को या किसी को भी न्याय प्रदान करने की ये ज़रूरत पड़ती है। इसलिए विधि की व्याख्या करना ज़रूरी है, यही इसका मूल मंत्र है। अब आता है दूसरा, यहाँ है मैक्सिम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये लगभग 16 है आपकी सेकंड यूनिट में। तो इनका भी, क्योंकि आपको जब पढ़ते हैं तो लीगल टेक्स्ट, विधिक जो लिखी हुई रचनाएं हैं पुराने लोगों की,
वो भी इसमें आती हैं। जब फैसले लिखे हैं तो फैसलों में उन्होंने शामिल है, तो उन चीज़ों सारी चीज़ों का मतलब निकाला जाता है। जजों ने लिखी है, दूसरों ने लिखी है, तो यदि किसी ने वहाँ लिख दिया एजुस्टम जेनरिस, एक ही शब्द लिख दिया, तो हमें उसका मतलब निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम एजुस्टम जेनरिस, जेनरिस का मतलब जनरेशन आप कह सकते हैं। एजुस्टम जेनरिस मीन एक ही तरह की व्याख्या जैसी चीज़। एजुस्टम जेनरिस का मतलब जेनरिस जनरेशन, जीन्स से आप याद रख सकते हैं। सहजातीय, एक ही जाति जैसी चीज़ें जो होंगी वो एजुस्टम जेनरिस कहलाएंगी। ये लेटिन वर्ड है, लेटिन मैक्सिम्स है। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि दिखने में वो चीज़ें अलग अलग लगती हैं, लेकिन हम उनको एक तरह से बोलते हैं। जैसे यातायात के साधन, कन्वेंस, तो सारी गाड़ियाँ, बसें, ट्रांसपोर्ट एक ही जाति की हैं, लेकिन प्रकार उनके अलग अलग हैं। जिस तरह से हम कहें टेम्ड एनिमल्स, हमारे पालतू जानवर, तो पालतू जानवरों में हमारे क्या हो सकता है, गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है, तोता भी हो सकता है, लेकिन उन सबको एजुस्टम जेनरिस, बाहरी जो तौर पे हम उनका जो बोलचाल में इस्तेमाल करेंगे वो पालतू कहेंगे, लेकिन जब व्याख्या करेंगे तो सबका मतलब अलग अलग है। तो इसलिए इसको कहा जाता है सहजातीय, या और ऑफ और एज द सेम काइंड्स। ऑटो सेक्टर में सारे व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल्स आते हैं, लेकिन उसमें बाइक्स आएंगी, मोटरसाइकिल आएंगे, ट्रक्स आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी। इस तरह से इसको एजुस्टम जेनरिस, सहजातीय, बोली में एक है, व्याख्या में एक है, लेकिन अंदरूनी मतलब उनका अलग अलग है। फिर आता है नोसितर ए सोसिस, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब ये है कि यदि हमें किसी कानून में दी गई किसी बात की उस चीज़ का मतलब ढूंढना है, हमें सीधा मतलब नहीं निकलता, तो हम उसके साथ वाली चीज़ों से, उसका पूरी व्याख्या से उसका मतलब निकाल सकते हैं। नोसितर ए सोसिस यानी नेचर ऑफ सोसाइटी, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। सोसाइटी की, इसको कहा जाता है हिंदी में कि उसकी साथ वाले से साहचर्या, उसके साथी से साहचर्यण ज्ञायते, ये शब्द भी आ सकता है कि उसके साथी से या संगति से कोई व्यक्ति कैसा है, उसके यारों दोस्तों से उसकी पहचान हो सकती है। दैट इज़ द नोसिचर ए सोसिस साहचरणे ज्ञायते, सहजाति या उसकी संगत से उसकी जानो। चौथी है उत्तरस मैजिस वैलियत कॉम पेरियत। पेरियत मीन विधि, वैलियत को आप याद करें वैलिड। इसका मतलब ये है कि किसी ऐसी विधि को जो लगता है कि ये बेकार है पूरी की पूरी, तो उसके उस हिस्से को जितना हमें काम का नहीं लगता, न्यायालय उसको हटा के बाकी को काम में ले सकेगा। इसका मतलब ये है सिंपली, जैसे हमने कुछ खरीद का कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी बात का किया, और हमें लगा कि उसमें काफ़ी गलतियां हैं, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने से अच्छा है कि उसकी गलतियों को सुधार दिया जाए, या उसकी ऐसी शर्तों को जो बहुत ज़्यादा कठिन है, दोनों पक्षों की सहमति से उनको ख़त्म कर दिया जाए, और पूरे एक्ट को ख़त्म ना किया जाए, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म ना किया जाए, उस कॉन्ट्रैक्ट को बहाल किया जाए। यानी ये अच्छा है कि पूरी चीज़ को इनवैलिड कर देने से अच्छा है कि उसकी गलतियों को सुधार करके उसको वैलिड बनाया जाए, इसका ये मतलब है। फिर आता है स्टेट्यूट इन पेरी मेटीरिया। स्टेट्यूट मीन विधियाँ, समितियाँ, इन पेरी मीन समान, मेटीरिया मीन मटेरियल, मैटर, एक ही मैटर, एक ही मामले की समान विधियाँ, यानी दो विधियाँ यदि सेंटर और स्टेट में या दूसरी जगह की विधियाँ हैं, तो उन विधियों की व्याख्या करने के लिए हम उसके समान अर्थों को, समान शब्दों को ढूंढ सकते हैं। जो फॉर एग्ज़ाम्पल व्यापार विधियाँ, यदि हमारी व्यापार विधियाँ राजस्थान की और सेंटर की लगभग एक सी हैं, तो उनकी अच्छी चीज़ों को ढूंढा जा सकता है। लोकल लॉज हैं, एजुकेशन पॉलिसीज हैं, दूसरी हैं, यदि वो किसी एक देश के दो हिस्सों की या अलग अलग देशों की भी यदि एक जैसी हैं, तो उनमें भी उसकी सहायता ली जा सकती है। कैसे? व्याख्या करने में। जब हमारे देश की किसी विधि की व्याख्या न्यायालय कर सकता है, कर रहा है, उसके सामने करने की ज़रूरत है,
तो किसी दूसरे देश की विधि भी वैसी ही विधि है, उसमें दिए गए शब्दों को वो देखेगा और उन शब्दों का दोनों का मेल करके व्याख्या करके उसको अच्छा रूप देने की कोशिश करेगा। फिर आता है ऑपरेशन ऑफ स्टेट्यूट्स। ऑपरेशन मीन उसका लागू होना, कार्य करना, विधियों का कार्य करना। आपने पढ़ा होगा कि सामान्य ये सिद्धांत है कि जब कोई विधि लागू होगी तो उसका प्रभाव भविष्यलक्षी, जिसको प्रोस्पेक्टिव कहा जाता है, प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव है वो विधि जो भविष्य में लागू होगी, जैसे आज कोई कानून आया और उसको राष्ट्रपति या राज्यपाल ने सहमति दी तो वो कल या परसों से लागू होना चाहिए, ये है प्रोस्पेक्टिव। ये नहीं कि जैसे आज कानून आया और उनको 1 सितंबर से लागू कर दिया, ये अगर ऐसा होगा तो उसका प्रभाव भविष्यलक्षी माना जाएगा। सामान्य तौर पे सभी विधियां प्रोस्पेक्टिव होती हैं, भविष्य में ही लागू होती हैं, भूत में लागू नहीं होती, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को ज़रूरत के लिए करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पिछले दिनों NRC एक्ट आया था जिसमें नागरिकता संशोधन था, उसमें ये प्रावधान रखा गया था कि जब ये एक्ट पास हो जाएगा तो 2014 दिसंबर 2014 में जो लोग उन 5-6 देशों से भारत में आ चुके हैं वो नागरिक माने जाएंगे। इट मीन्स उसको भूतलक्षी प्रभाव दिया गया था और बाकी सामान्य तौर पे ऐसा नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और है, निर्भया कांड हुआ था 2012 में और तब ये विधि थी कि किशोर उसको माना जाएगा जिसकी उम्र 18 से कम है, और उन 5 में एक लड़का जो था उसकी उम्र 18 से कम थी। और उसी दौरान किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन हुआ और उम्र को कर दिया गया 16 से 18। किशोर न्यायालय बोर्ड जो देखेगा कि यदि अपराध गंभीरतम है, आज ये स्थिति कर दी कि यदि अपराध गंभीरतम है तो उसका भी विचारण सामान्य व्यक्ति की तरह हो सकता है 16 से 18 के बीच वाले का। लेकिन संशोधन हुआ बाद में और उसने अपराध पहले शामिल हुआ, इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। दूसरा, पोक्सो में संशोधन किया गया था, पोक्सो एक्ट में, जिसमें ऐसे मामलों में फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया, लेकिन वो भी प्रावधान उन लोगों के अपराध के बाद हुआ था, इसलिए उन लोगों को इसमें शामिल ना करके उनको फांसी का सज़ा 376 वाले मामले में दी गई थी। तो ये है कि कोई एक्ट लागू जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तब उसके लिए एक्ट होना चाहिए। एक्ट, अपराध के बाद वाला एक्ट उस पर लागू नहीं हो सकता, उसको कहा जाता है यूज ऑफ स्टेट्यूट्स, यानी रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। तो क्या प्रभाव रखेगा उसको ये कहा जाता है ऑपरेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, ऑपरेशन ऑफ स्टेट्यूट्स। फिर आता है एक्सपायरी एंड रिपील ऑफ स्टेट्यूट्स, यानी विधि का ख़त्म हो जाना, एक्सपायर हो जाना, और रिपील होता है उसको निरसित कर दिया जाना। सामान्य तौर पे जो विधियां हैं वो अनिश्चित काल के लिए होती हैं, लेकिन कभी कभी विधियों में ऐसा समय होता है कि वो निश्चित समय के बाद ख़त्म हो जाएगी तो एक्सपायर हो जाती है। या रिपील तब किया जाता है जब कोई नई विधि आ जाए, जैसे CRPC 1973 आई तो CRPC 1898 को रिपील कर दिया गया, और रिपील भी करना ज़रूरी होता है। पुराने एक्ट को जब तक रिपील नहीं किया जाएगा संशोधन द्वारा वो लागू रहेगा, इसलिए रिपील करना ज़रूरी है, और वो भी प्रावधान उसी में दिया गया होता है। इसको कहते हैं एक्सपायरी एंड रिपील ऑफ स्टेट्यूट्स। फिर आता है मैंडेटरी प्रोविजंस। प्रोविजंस मीन जो प्रावधान किसी एक्ट में या किसी चीज़ में करने के लिए दिए गए हैं। सामान्यतः प्रोविजंस हैं वो डायरेक्टरी हो सकते हैं, मैंडेटरी हो सकते हैं, या अपनी इच्छा पर निर्भर होते हैं। मैंडेटरी प्रोविज़न वो प्रोविजंस होते हैं जिसको फॉलो करना उस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, जज के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। यदि मैंडेटरी प्रोविज़न को फॉलो नहीं किया गया तो पूरी की पूरी प्रोसेस विटिएट हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन 164 CRPC में जब कन्फेशन लिखना है तो मजिस्ट्रेट के लिए ये मैंडेटरी प्रोविज़न है कि वो उस व्यक्ति को चेतावनी देगा, वार्निंग देगा कि आप जो कह रहे हो आपका कहना ज़रूरी नहीं है,
और यदि आप फिर भी अपनी इच्छा से कन्फेशन करते हो तो हो सकता है ये कल को आपके खिलाफ़ हो जाए। इस चीज़ को उसको बताना भी होता है और उस नोट पे लिखना भी होता है। यदि उसने इस मैंडेटरी प्रोविज़न का पालन नहीं किया तो पूरे की पूरी स्टेटमेंट वो गलत मानी जाएगी। इनको कहता है मैंडेटरी प्रोविज़न, आज्ञापक प्रावधान। फिर आता है यूज ऑफ स्टेट्यूट। अब जो विधियाँ बन गई, समितियाँ, कानून बन गई, उनका यूज कैसे होना है। तो विधियाँ बनाता है लेजिस्लेचर जिसको कहा जाता है, विधायिका। लेजिस्लेशन बनाती है, लेजिस्लेचर बनाता है। लेजिस्लेचर और लेजिस्लेशन में भी आपको फ़र्क करना है। लेजिस्लेचर होता है बनाने वाली संसद या विधायिका, और लेजिस्लेशन वो है जो कानून बनेगा, उसको लेजिस्लेशन कहा जाएगा। तो बनाया किसने? लेजिस्लेचर ने, और लागू उसको किसने करना है? सरकार ने, या सरकार अपने उसको व्यक्तियों की अपनी मशीनरी प्रशासन के माध्यम से लागू करेगी। और उसको कैसे लागू करना है ये उस पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल है, अब सरकार ने ये नियम बना दिया एनडीआरएफ में कि सभी व्यक्ति मास्क लगाएंगे। मास्क लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाएंगे तो फाइन लगेगा। अब एक व्यक्ति कार के अंदर बैठा हुआ, उसने मास्क लगाया है कि नहीं लगाया, लोग उसका चालान करें। तो वहाँ जो यूज़ करना है उस ऑफिसर को करना है जो मौके पर है। क्या ज़रूरी है कि नहीं, ये उसका दिमाग कैसे इस्तेमाल करता है, वो गलत करता है कि सही करता है। दूसरा एग्जाम्पल आप दें, ये कहा जाता है कि बाइक पर 2 ही लोग सवारी करेंगे। अब मियाँ बीवी के पास यदि बच्चा 2, 4, 5 साल का है तो उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है, तो वो भी इस्तेमाल कौन करेगा? वो जो चालान काटने वाला जो ऑफिसर है, जो पुलिस, वो क्या सोचता है, क्या करता है। तो हो गया यूज ऑफ स्टेट्यूट्स, उसको कहा जाएगा यूज ऑफ स्टेट्यूट्स। यानी ये वो मशीनरी है जिसको लागू करना है। वो पुलिस होगी, प्रशासन होगा, मजिस्ट्रेट होंगे, कार्यपालक होंगे, या जो भी वो होंगे, उनके माध्यम से इसको लागू करवाया जाएगा। फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फिस्कल स्टेट्यूट्स। फिस्कल कहते हैं टैक्सेज को, कर को। तो कर विधियाँ या कर कानूनों का कंस्ट्रक्शन, यहाँ कंस्ट्रक्शन आ गया, इंटरप्रिटेशन नहीं आया, कंस्ट्रक्शन आ गया। अर्थान्वयन कैसे किया जाए, तो इसके बारे में सिंपल नियम उन्होंने दे रखा है कि जो कर विधियाँ हैं उनका जो इंटरप्रिटेशन है या कंस्ट्रक्शन है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। लिबरल व्यू वहाँ नहीं अपनाया जाएगा, क्योंकि कर लगाना सरकार की ज़रूरत और जिम्मेदारी, और कर उन्होंने सोच विचार कर लगाए हैं। कोई न्यायालय ये नहीं कह सकता कि इस बेचारे पर 10,000 नहीं, इस पर 5,000 टैक्स लगाया जाए, इससे लिया जाए। इसलिए कर विधियों का कठोर निर्वचन किया जाता है, जिसको कठोर निर्वचन या स्ट्रिक्ट निर्वचन कहा जाता है। फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पेनल स्टेट्यूट्स, दंड विधियों का। तो दंड विधियों का भी जो इंटरप्रिटेशन है वो स्ट्रिक्ट किया जाएगा। किसी को दंड में कमजोरी या लिबरलिटी नहीं दिखाई जाएगी, कि लिबरलिटी दिखाने का मतलब है कि विधियों को कमज़ोर करना। इसलिए ये कुछ खास विधियां हैं, जैसे फिस्कल है या पेनल है, इनका भी जो इंटरप्रिटेशन है वो स्ट्रिक्ट किया जाएगा। यही रूल्स हैं। फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान की व्याख्या। देखें, कर विधियों की व्याख्या, दंड विधियों की व्याख्या, अब आती है संविधान की व्याख्या कैसे की जाएगी। तो संविधान की व्याख्या करने के यहाँ 3 सिद्धांत हैं: कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब आप देखेंगे कि ये इनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान दें कि आपको संविधान का आर्टिकल 13 देखें। आर्टिकल 13 ये कहता है कि राज्य ऐसी कोई, राज्य मीन्स यहाँ संसद या विधायिका से है, देश की संसद। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो विधि संविधान के पार्ट 3, यानी पार्ट 3 जिसमें मूल अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं 12 से 35 तक। राज्य या संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मूल अधिकारों को कम करती हो, 13 कहती है। और उसी में ये भी कहा था, ना राज्य ऐसी कोई विधि बनाएगा ना बनी रहने देगा। तो बनाएगा का मतलब ये है जो 26 जनवरी 1950 से बाद बनाएगा, और बनी रहने देगा ये मतलब है कि जैसे जो पुरानी विधियाँ 26 जनवरी 1950 से पहले की थी,
अब जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो पुरानी विधियां तो हमने रहने दी, हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम बनाते। आईपीसी आज भी चल रही है, सीआरपी चल रही, सीपीसी चल रही, बहुत सारी विधियां, उन विधियों को वैसे ही बनी रहने दिया गया, परंतु उनमें जो प्रोविज़न ऐसे थे जो पार्ट 3 के अगेंस्ट थे, मूल अधिकारों के उल्लंघन करते थे, उन प्रावधानों को हटा दिया गया। यदि नहीं हटाया तो आर्टिकल 13 ने मजबूर कर दिया कि राज्य उन प्रावधानों को हटाए। इसको कहा जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ आता है कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन को हिंदी में कहते हैं छद्म विधायन। कलरेबल छद्म विधायन की राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। ये कोर्ट व्याख्या करके देखती है कि जो राज्य ने विधि बनाई है, राज्य कहता है, संसद कहती है कि हमने ये विधि लोगों की अच्छाई के लिए बनाई है, क्या उसमें कोई ऐसा छिपा एजेंडा है जो दिखता ना हो लेकिन कल को ख़राब करे या वो गलत इस्तेमाल करे, उसकी कोर्ट व्याख्या करके उसमें से ये चीज़ निकालता है। कलर, ऊपर से कलर है लेकिन अंदर नहीं है, उसको कहते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन, छद्म विधायन। जैसे फॉर एग्जांपल आज का ही जो एग्रीकल्चर है एक्ट जो पास किए गए हैं, अब लोग कह रहे हैं या विपक्ष कह रहे हैं कि वो किसानों के हित में नहीं है, लेकिन सरकार कहती है फ़ायदेमंद है। तो यदि ये मामला कोर्ट में चला गया, क्योंकि जुडिशल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू करके देख सकेगा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो सरकार की मंशा हो और हमें दिख नहीं रही हो, अंदर हो। उसकी व्याख्या करने को कलरेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कि अंदर की चीज़ को देखना कि उसके पीछे कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आर्टिकल 13 के अनुसार मूल अधिकारों के खिलाफ हो। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस। पिथ एंड सब, सार और तत्व का सिद्धांत। इस चीज़ को ऐसे समझें, पिथ कहा जाता है मज्जा को। मज्जा एक अंदरूनी चीज़ है। फॉर एग्जांपल हमारी हड्डियां हैं, हड्डियां खोखली होती हैं और हड्डियों के अंदर कुछ मैटर भरा रहता है, लिविंग मैटर, जिससे हड्डियां बढ़ती हैं, उसको पित्त कहा जाता है। और भी किसी चीज़ को पित्त कह सकते हैं, अंदरूनी नरम भाग को पित्त कहते हैं, लेकिन पित्त बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसी तरह से सबस्टेंस है, सबस्टेंस कहते हैं निचोड़ को, तत्व को, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। यही इसमें दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस, यानी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। इसकी ज़रूरत तब बढ़ती है जब कोई ऐसा कानून जो कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसमें राज्य, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों को उस सब्जेक्ट पर कानून बनाने का राइट है। कॉन्करेंट लिस्ट है जो 7वीं, और दोनों में किसी ने कानून बना दिया, लेकिन एक कहता है कि ये कानून मेरे हक में नहीं, राज्य भी कह सकता है, सेंटर भी कह सकता है, तब उसकी व्याख्या जो सुप्रीम कोर्ट करेगा, और वो कहेगा कि इसमें जो चीज़ सही है और जो चीज़ ज़्यादा लोगों का फ़ायदा कर रही है, चाहे वो सेंटर ने बनाई या स्टेट ने, यदि वो स्टेट वाली, हालांकि स्टेट में लागू होनी है, लेकिन यदि वो ज़्यादा लोगों का फ़ायदा कर रही है तो छोटी चीज़ को हटा दिया जाएगा। यानी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों में से जनता का फ़ायदा देखा जाएगा। यदि जनता को फ़ायदा उसमें हो रहा है तो उसको कम चीज़, जो थोड़ी सी नुकसान वाली चीज़ है, उसको हटा दिया जाएगा। इसलिए उसका तत्व और निचोड़, पिथ एंड सबस्टेंस देखा जाएगा, तब उस अनुसार उसकी व्याख्या की जाएगी। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगना। जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है, हम कहते हैं चंद्रमा ख़त्म नहीं होता, उसके आगे पृथ्वी थोड़ी देर के लिए आ जाती है और छाया उसकी उस पर पड़ती है। यही हाल विधियों का है। जब विधायन कोई ऐसा कानून पास करता है जो आर्टिकल 13 के खिलाफ है, आर्टिकल 13 के खिलाफ है, कि आत्मा के अनुसार नहीं है, यानी वो अच्छा नहीं है, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो मामला जाएगा कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः जुडिशल रिव्यू की पावर है। जुडिशल रिव्यू को शब्द याद रखें, ये आपके लीगल राइटिंग में भी आ सकता है, पुनर्विलोकन जिसको कहा जाता है। और जुडिशल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो किसी भी विधि को जो संसद ने बनाई है, हर या स्टेट ने बनाई, हर विधि की वो व्याख्या कर सकता है, उसमें देख सकता है कि वो विधि अच्छी है कि नहीं, उसी को जुडिशल रिव्यू कहा जाता है।
तो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा वो देखेगा कि ये जो कानून बनाया गया है क्या ये सही है, और यदि उसमें से ऐसा नहीं है तो वो विधि जो है कुछ समय के लिए अंधेरे में चली जाएगी, रुक जाएगी, और व्याख्या के बाद उसका सही हिस्सा लागू कर दिया जाएगा। और जब वो रुक जाएगी तो उसको कहेंगे ग्रहण लगना, यानी विधि खत्म नहीं हुई, मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण उसको कुछ समय के लिए शांत कर दिया गया, इसीलिए उसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इस तरह से आपके ये दोनों पूरे हो रहे हैं। अब आता है तीसरा। तीसरे में आपको ज़्यादा बहुत नहीं, तीसरे में आपको शब्द ज्ञान, जो सामान्य आपका शब्द ज्ञान है, लीगल ज्ञान है, वो करना है। लीगल फ्रेजेज जिसको कहा जाता है, विधि के रूप में शब्द युग्म, यानी 1, 2, 4 शब्द जब इकट्ठे होंगे तो उसका क्या मतलब है, वही इसमें आपका आता है। उसको शब्द ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको कहा जाता है, लीगल फ्रेज गद्य छोटा सा। एंड टर्म्स, विधिक टर्म्स क्या होती हैं? विधिक टर्म्स वही हैं जो सिंपल यूज़ हो रही हैं। ये लगभग जितने भी एक्ट्स आपने 3 सालों में पढ़े हैं, हर में आता है। कोर्ट्स की भाषा, न्यायालयों की भाषा, उसको विधिक भाषा है। जो टर्म है, जैसे सिंपली आपने पढ़ा, प्लेंट है, एफिडेविट है, प्लेंटिफ है, तो ये सारे विधिक शब्द हैं जो न्यायालयों में। एफिडेविट है, ओथ है, इशू है, चार्ज है, डिक्री है, डिग्री है, एग्जीक्यूशन है, ये सारे शब्द जो हैं ये विधिक शब्द हैं, और यही शब्द आपके इसमें से आएंगे जो इसमें नीचे दिए गए, यही आपको याद करने। फिर आता है पेयर्स ऑफ वर्ड्स। पेयर्स ऑफ वर्ड्स का मतलब है कि 2 शब्द लगभग एक जैसे दिए होंगे, जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा होगा, लेकिन अर्थ दोनों का भिन्न होगा, उसको कहा जाता है पेयर्स ऑफ वर्ड्स। वो भी आपके आते हैं। अब फिर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपसे कुछ इस तरह का पूछा जाएगा कि जिसमें पूरी एक लाइन का एक वर्ड में मीन्स बताइए, तो वो आपको देना है अपने ज्ञान के आधार पर। और इसमें आता है, ये लगभग इसमें 216-17 बैठते हैं ये सारे शब्द आपके 3rd यूनिट में। फिर आता है 4th यूनिट, इसमें है लैटिन मैक्सिम्स। लैटिन वही उसी लैटिन भाषा की मैक्सिम्स है, उक्तियाँ हैं, गद्यांश हैं, उनको आपको ये लगभग यहाँ कोई 60 के करीब हैं। ये भी आपको करनी है। अभी तो इसमें हिंदी साथ में 64 हैं, अभी तो इसमें इसके साथ इंग्लिश का वर्ड दे रखा है, लेकिन वहाँ शायद ऐसा नहीं होगा। तो लगभग आपने सारा कर ही लिया है, तो ये इस तरह से इसमें आएगा। फिर आता है 5th में, उसमें आपको राइटिंग लीगल ड्राफ्ट्स है वो हो सकती है, जैसे जुडिशियल रिव्यू है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट पे लोक अदालत है, दूसरा है, कुछ भी बन सकता है अपने ज्ञान के हिसाब से, हिंदी इंग्लिश से। तो वो आएगा लेटर्स एंड एप्लीकेशंस में आ सकता है, ऐसे राइटिंग आता है, लीगल इंटरेस्ट पे बिंदु पूछ सकते हैं, और वो सारा कुछ आप इसमें से कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, शुभकामनाएं, गुड लक।